स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं और हम तीनों मिलकर अगले 1 घंटे आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे के बाजार में, जहां पर आज हमें जोश दिखाई दे रहा है। कैसे आप मुनाफे की रणनीति बना सकते हैं, योर स्टॉक में हम आपको बताएंगे। इस शो में अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, एक नंबर है जहां पर आप एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं 9167329108। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर हमें फॉलो करते हैं, ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और खासतौर से यूट्यूब, और यूट्यूब पर लाइव शो भी आप देख सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। सवाल जब पूछते हैं तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह भी दे पाए। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और बाजार का एक झटपट चेक लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे जो नतीजों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए, मेरे ख्याल से हम सीधे नतीजों की ओर ही रुख करते हैं, मैनेजमेंट से बातचीत की ओर ही रुख करते हैं। पहली तिमाही में राइट्स के नतीजों पर आज बात होने वाली है, जहां पर क्लियरली हमने जिस तरह से आय का आंकड़ा आता हुआ देखा है उसमें 11% की गिरावट आई है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे 24% की कमी आती हुई दिखाई दी है और साथ ही मार्जिन पर भी दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। नतीजों के लिए क्या ट्रिगर है और साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कंपनी के सीएमडी राहुल मित्तल मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नतीजों से ही हम शुरुआत करते हैं, जहां पर म्यूटेड नतीजे यहाँ पर सबड्यूड परफॉर्मेंस के लिहाज से आते हुए हमने देखे हैं। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल क्या चैलेंजेस आप गिनाना चाहेंगे जो हमें रेवेन्यू के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर आते हुए दिखाई दिए हैं, और आगे इस पूरे वित्त में ये जो पूरा समीकरण है आगे तिमाहियों पर कितना असर डाल सकता है, इसका आउटलुक भी बताइएगा। जी गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही है, हमारा Q1 म्यूटेड रहा है। और अगर हम नंबर्स को एनालाइज करें तो YOY में जो हमारे दो मेन हिट्स थे, दो मेन चैलेंजेस थे ड्यू टू द चेंज इन द बिजनेस मॉडल। वन वाज ये था, जो हमारा इंस्पेक्शन हम जो रेलवेज के लिए करते हैं वो लास्ट ईयर ये कॉम्पिटिटिव मोड में 4 लोगों में बटा, तो उसका कंप्लीट इम्पैक्ट आना शुरू हुआ ओवर द ईयर। और इस क्वार्टर में हमें नए ऑर्डर के तहत जो रेवेन्यू भी कम था और रेट्स भी कम थे, उसका पूरा इम्पैक्ट मिला। तो अगर आप YOY कंपेयर करें, इस स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू में जो एक हाई मार्जिन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू था, करीब हमें 25 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा जो था, जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के पुराने ऑर्डर थे वो खत्म हो गए थे। लास्ट क्वार्टर में, लास्ट FY में Q1 में 35 करोड़ का रेवेन्यू आया था जो लास्ट कोचेस जा रहे थे मोजाम्बिक, और इस FY में, इस क्वार्टर में नियरली निल है। तो ये करीब 60 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ टॉप लाइन में, और उसका इम्पैक्ट आपको बॉटम लाइन में भी दिख रहा है और मार्जिन्स में भी दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों हमारे हाई मार्जिन स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है। बिल्कुल सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कंपनी ने करीब बांग्लादेश रेलवे के साथ एक करार भी किया है करीब 200 पैसेंजर कोचेस सप्लाई करने के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या टाइमलाइन है और रेवेन्यू पोटेंशियल कितना दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो एनकरेजिंग ट्रेंड हमारे लिए ये रहा है, अगर आप हमारी ऑर्डर बुक को कंपेयर करें 31 मार्च और 30 जून को, 3 महीने में ही करीब 11% जंप हुई है हमारी ऑर्डर बुक में। करीब इसी क्वार्टर में हमें 80 प्लस ऑर्डर्स मिले हैं, टोटलिंग टू 1300 प्लस करोड़, जिसमें ये बांग्लादेश का भी पहला एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आफ्टर गैप ऑफ 3-4 ईयर्स 900 करोड़ का करीब मिला है। और इनफैक्ट अगर आप टोटल ऑर्डर बुक भी देखें, लास्ट FY में पहले H1 में हमें करीब 600 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, और लास्ट अगर 2-3 क्वार्टर देखें तो हमें करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सो अबाउट 5 टाइम्स जंप है ऑर्डर बुक में, एंड दैट इज व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी,
कि हम लोग जो ये Q1 में म्यूटेड आपको परफॉर्मेंस दिखा है, इस ऑर्डर बुक का फास्टर एग्जीक्यूशन करें इन द कमिंग क्वार्टर्स, सो दैट सीक्वेंशियली आपको रेवेन्यू में और बॉटम लाइन में अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा। ये जो बांग्लादेश का ऑर्डर है 200 कोच का है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में 900 करोड़ का ग्लोबल टेंडर था, और हमारे लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है कि वी कम्पीटेड अगेंस्ट दी जो सबसे डिफिकल्ट कंपटीशन की कंट्रीज थी, और हमें ये ऑर्डर मिला। और हमारी कोशिश रहेगी कि बाय लैटर पार्ट ऑफ दिस एफवाई या लेटेस्ट Q1 ऑफ नेक्स्ट एफवाई इसकी पार्ट डिलीवरी शुरू हो जाए, सो दैट ये रेवेन्यू में मैच्योर करने लगे। सर, और इन सब के बीच में ज़रा मैं रेल इंफ्रा के लिहाज से अगर हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को समझना चाहें, आप लोग एक तरह से की ऑब्जर्वर भी हैं, चैलेंजेस को भी देख रहे हैं और इसके साथ ही संभावनाओं पर भी पूरा ध्यान है। तमाम ऑर्डर बुक को लेकर विस्तार से आपने बता दिया कि किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप फोकस कर रहे हैं। मेरा सवाल इस रेल इंफ्रा के पूरी ग्रोथ स्टोरी को लेकर है, किस तरह की स्थितियां हैं, और अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर इसकी चैलेंजेस को, कोर चैलेंजेस को देखें तो वो क्या हैं, क्या आपके रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, रेल इंफ्रा कंसल्टेंसी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, और जिस तरह के हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, ये जो कैपेक्स, हाई कैपेक्स एलोकेशन है रेलवेज के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ प्लस का, उसमें नए कॉरिडोर्स, नए अलाइनमेंट स्टडीज, नए कॉरिडोर्स जिसको सेमी हाई स्पीड में अपग्रेड करना। अभी रिसेंटली हमें वंदे भारत मैन्युफैक्चर के ISA इंस्पेक्शन का हमें एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे ऑर्डर मिला। तो ये जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ग्रोथ है आईआर की, उसमें हमें तमाम, हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इसको हम लीवरेज कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे PSUs हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, उनकी साइडिंग्स की अपग्रेडेशन के लिए, और जैसे उनकी वॉल्यूम्स ही बढ़ रहे हैं, उनका रेल नेटवर्क के कनेक्टिविटी के लिए, उसमें भी तमाम हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये बताइएगा, क्योंकि ऑर्डर बुक और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि आपका जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन पर अच्छा खासा रहने वाला है। ऑर्डर बुक की रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं अगले कुछ तिमाहियों को लेकर, तो वो किस तरह से रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, हमारी ऑर्डर बुक में जैसा मैंने कहा सब्सटैंशियल जंप हुआ है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, चाहे वो हमारे जितने स्ट्रीम्स हो, चाहे वो कंसल्टेंसी स्ट्रीम हो, टर्न की स्ट्रीम हो, या वो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक की स्ट्रीम हो। और सबसे एनकरेजिंग ट्रेंड ये है कि अक्रॉस सेक्टर्स है, चाहे वो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल का ऑर्डर हो, JNK में टनल का हो, असम में हाईवे का हो, या बिहार में एयरपोर्ट स्टडी का हो। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्डर हमारे सभी सेक्टर्स को मिले हैं, और हमारा एम ये रहेगा कि जैसा मैंने बताया, Q1 के को बिल्डअप कर इन तमाम तरह के ऑर्डर्स, चाहे वो कंसल्टेंसी स्टडी के हों, चाहे वो एग्जीक्यूशन के हों, इनको हम सीक्वेंशियली डेफिनेटली बहुत हाई फोकस करके हायर रेट ऑफ एग्जीक्यूशन करेंगे फील्ड लेवल पे, और जो मास्टर प्लान स्टडीज हैं, DPRs हैं, उनमें भी और तेजी करेंगे, सो दैट सीक्वेंशियली आपको रेवेन्यू रियलाइजेशन में ग्रोथ दिखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, समय निकाला और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक चलिए, यू। हमारे साथ अब हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ आज अविनाश कोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मत सिक्योरिटीज़, और स्नेहा से, डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन, जुड़ गई हैं, और आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो राइट्स के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, और अविनाश, काफ़ी म्यूटेड तमाम फ्रंट पे नतीजे आते हुए हमने देखे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री और साथ ख़ासतौर से जो मौके अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से और ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन के लिहाज जो बातचीत कही गई है मैनेजमेंट की तरफ से, बताइएगा आपका नजरिया क्या बनता है और क्या कुछ इनिशिएट किया जा सकता है करंट लेवल्स पर? अविनाश। कविता, पहली बात तो देखिए, नंबर्स तो थोड़े से उम्मीद से खराब आ चुके हैं। आई थिंक नंबर्स में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, लेकिन अगर मैं इनकी ऑर्डर बुक देखूं और अगर इनकी जो प्रोफाइल ऑफ बिजनेस देखूं, तो डेफिनेटली आने वाले 6 से 12 महीने में होपफुली एक बार एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को ये बात अच्छी लगेगी। आई थिंक मैनेजमेंट काफी अपबीट है, पॉजिटिव है,
तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक में तभी तेजी पॉसिबल रहेगी जब जो भी नैरेटिव मैनेजमेंट ने कहा है उसको नंबर्स में कॉन्क्रीट आने की संभावना रहेगी। पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ FY25 मुझे लग रहा है काफी अच्छा रहेगा। ये सेकंड क्वार्टर भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है सितंबर का, बट अक्टूबर टू मार्च में अगर ये रिकूप करते हैं तो मेरे ख्याल से राइट्स एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट्स को ऑलवेज पसंद है, क्योंकि इनका कंसल्टेंसी बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। टंकी बिजनेस भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिया है, और प्लस रेलवेज में काफी क्रूशल काम भी करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर लंबा नजरिया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर फ्रेश खरीदारी की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, तभी इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के काफी बेहतरीन है आने वाले 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि ऑर्डर बुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऑर्डर बुक अच्छी नज़र आ रही है राइट्स की। अभी मैनेजमेंट से भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। अगले दर्शक को शामिल करेंगे, हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। मैंने परसों ही VBL वरुण बेवरेज के शेयर खरीदे 100 शेयर खरीदे 1640 में। 100 शेयर 1640 में परसों परचेज किए हैं। और एक मेरे पास पुराना पड़ा है MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, फरवरी से पड़ा हुआ है। वो 300 शेयर है 350 के हिसाब से। कंपनी ने बोनस दिया था, उसी लालच में खरीदे थे, और नेट प्राइस जो है 350 आ रही है। तो कितना समय है आपके पास दोनों ही स्टॉक्स के लिए? वो समय की तो कोई बात नहीं, 2 महीने 6 महीने। ठीक है। आस्था जी क्या सजेस्ट करेंगी? MAS फाइनेंशियल है इनके पास, जो इन्होंने 350 पे लिया था वहाँ। और माफ़ कीजिएगा, स्नेहा है हमारे साथ। स्नेहा जी, वरुण बेवरेजेस पर सलाह दीजिए, यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। इन्होंने 1640 पर लिया है 100 शेयर्स, और अभी फिलहाल 1570 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, दिन के निचले स्तर पर आज आ चुका है। यहाँ पर भी लॉस है इनको। और MAS फाइनेंशियल्स, अगर मैं ठीक सुन पाई तो वो स्टॉक भी इन्होंने लिया है 350 पर इन्होंने लिया हुआ था, और इधर भी ये नुकसान में ही है दोनों स्टॉक्स में। स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं? अभी कोई तेज़ी की उम्मीद है क्या? क्योंकि दोनों स्टॉक में इनको नुकसान हो रहा है फिलहाल। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो वरुण अभी भी ये अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा नहीं करके कि बहुत नेगेटिव है, बट यस हमने देखा है करके कि कंटिन्यूसली काउंटर 89 EMA के आसपास सपोर्ट लेके एक रिकवरी दिखाता है। बट जिस तरह से अभी रिसेंटली एक सेलिंग दिखी है, तो मेरा मानना है कि अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंटर फिर से 1660 1665 ये लेवल्स दिखाए। इसके ऊपर अगर जाता है तभी इसमें एक स्ट्रेंथ आएगी। ऑन दी लोअर साइड पॉसिबिलिटी है करके कि ये थोड़ा सा और अगर प्रेशर देता है तो यहाँ पे 1520 से लेके 1500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं ऑन दी डाउन साइड। बट आई वुड से करके किसी के लॉन्ग्स है तो 1500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करें, जब उसको रिस्पेक्ट कर रहा है दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा काउंटर जो आपने बताया उसमें अगर आप देखें तो कुछ खास मूव नहीं है, कंसोलिडेशन ही है। बट अगर आप देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ये काउंटर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, विच इज नाउ प्लेस्ड अराउंड 279 टू 80 जोन। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके अगर लॉन्ग साइड पे पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 279 का लगा के मेंटेन करें। अगर अपसाइड में जब भी काउंटर आपको 302 305 ये लेवल्स के ऊपर जाते हुए मिलता है तो अब इसमें एक मोमेंटम आ जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस इसके है कि ये थोड़ा और कंसोलिडेट करे। आपके स्टॉक पर राय आती हुई बढ़ते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की दुनिया से आज क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सेटअप बना हुआ थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स में अभी मोमेंटम रहेगा। तो ल्यूपिन का मुझे यहाँ पे 1960 का कॉल ठीक दिखाई देता है, 65 रुपए के आसपास, 45 रुपए का स्टॉप लॉस, जो टारगेट बन सकता है 100 रुपए का, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 8500 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 14875 का।
शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी आपका इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। तो ल्यूपिन की जो है वो कॉल आपको 1960 की जो कि 65 रुपए के आसपास मिलेगी लेनी है। यहाँ पर जो लक्ष्य है वो आपको 100 रुपए का और स्टॉप लॉस 45 का रखना है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 14,875 तक का होता हुआ और नुकसान 8,500 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की दुनिया जोखिमों से भरी पड़ी है और यहां नुकसान का दायरा भी बड़ा। ये सोच समझकर यहां पर रणनीति बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही ट्रेडिंग करें। दर्शक हमारे से सवाल पूछना चाहते हैं। प्रकाश, नमस्कार प्रकाश, कहां से बोल रहे हैं? प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गुड मॉर्निंग मैम। सर गुड मॉर्निंग, कहां से बोल रहे जी हैं? मैम मैं करगिल से बोल रहा हूँ मैम। ओके, पूछिए। मेरे पास जो है मैनकाइंड फार्मा स्टॉक है 2150 की खरीदे 200 क्वांटिटी मैम। 2150? जी मैम। ओके। तो मुझे कब ये तक जानना रुकना था चाहते हैं सर इस पे? मतलब जब से लिया हूँ तब से गिर ही रहा है। हाँ हाँ, तो ये काफी जानना ऊंची था बाइंग कि है इसमें आपकी, क्या सही तो करूँ बोल मैं रहे हैं अब? आप। लेकिन आपको और कितना समय देना होगा? घाटे में तो आप ऑलरेडी हैं। जी मैम, तो मैं टाइम दे सकता हूँ मगर मुझे ये जानना था कि ऐसा क्यों है कि ये बार बार गिर ही रहा है जबकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। हाँ। इसमें कोई रिकवरी भी नहीं आ रही है मैम। बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से एक टेक्निकल चार्ट का पे व्यू लेते हैं स्नेहा से। स्नेहा, जी इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 2150 है, थोड़ी सी ऊंची है इनकी बाइंग प्राइस, पर चार्ट्स पर देख के बताइएगा कि काफ़ी रेंज बाउंड है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है 2050 को ये स्टॉक। तो बताइएगा अभी इसमें कितना अपसाइड का है? आपकी काउंटर देखें तो हाई लेवल से सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है। अ, अगर आप डेली चार्ट में देखें तो जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस सारे ही उसने तोड़ दिए और वो नीचे ही जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है 1950 1970 जोन के आसपास। तो आई बिलीव एक 1950 का जो कि ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, उसका एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना। अगर उसके नीचे जाता है तो आई वुड से करके कि एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटी करके कि इसमें ज्यादा करेक्शन आ जाए। तो एक 1950 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखें। वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिकवरी आनी है तो ये लेवल से रिकवरी आनी चाहिए, नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि अगर वो ब्रीच हो जाता है तो थोड़ा और स्लाइड हो सकता है, तो एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें अपर लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा आपको थोड़ा सा सतर्कता यहाँ जो है बरतने की सलाह दी जा रही है।